हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्यनामा पे। अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 14 की तरफ। दूसरे दिन सुबह चंदर पहुंचा तो बिसरैया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरैया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ, देखा है। जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरैया के दिल की धड़कनें डूबने से लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर? तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन तक यही रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमियों की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही अच्छा बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तो वह स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वह निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर ही रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए, मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरैया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरैया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है। यह बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरैया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर में उसमें बिनती यानी प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बिसरैया बहुत चालाक। लेकिन खैर, मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरैया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिसरैया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरैया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरैया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरैया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्या? क्यों? क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसंचित न कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है या मैं विश्वास नहीं कर सक पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता, और मुझे तो बहुत खुशी होती यह जानकर कि तुमने ये कविताएं बिनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। या मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि की प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हमसे इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव
तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिंती को और हमारे परिवार को जान जाएगी, लेकिन खैर मैंने गलत समझा था कि बिंती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरैया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिसरैया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है या उसे कभी मालूम ना था, या तो कुछ छिपाने की जरूरत नहीं रही। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरैया क्यों छिपाए। कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिंती जी मेरे लिए क्या हैं। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बेचित्र, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिंती में। इतना डूब गया मैं बिंती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा है तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों ना बिंती रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी हुई बिंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिंती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों की कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी कोई बहुत बेइज्जती हुई तो न हम कुछ बोल पाएंगे न बिंती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिंती ही नाम रखो, बड़ा नया नाम है। लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरैया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत हैं। एक गहरी सांस लेकर बिसरैया बोला, लेकिन खैर अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? गडेरिया? क्या? बिसरैया ताजुब से बोला, हाँ गडेरिया। मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिंती से न रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी हट्टाहस कर पड़ा। बिसरैया क्षण भर आंख फुफाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरैया, चंदन ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरैया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिंती से कहा, तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा। चंदर बोला। बिंती फिर हंस पड़ी। बिसरैया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यारे भी नहीं कर पाते। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदन ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले, लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिंती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए, उन लोगों का कोई भी खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। अब वह इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शाम में बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत नहीं आया था। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी,
जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह यह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रह कर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं भेजा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे में से डूबती हुई सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल रहा था जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा, पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूमता रहा है। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो भी वही आदत, चंदन ने मन में कहा और लिफाफा खोल लिया। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही मारे गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बंटी इलाहाबाद चला गया है, उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बंटी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बंटी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बंटी से मिल ले। सुधा के खत के न आने के से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से नहीं मालूम था कि बंटी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बंटी से ही मिल आएंगे, अब देखें कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बंटी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ 4 दीवारी तक हरी भरी हो जाती है। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादरें लहरा उठती हैं, जिसमें पेड़ों की हरी भरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बंटी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बंटी को देखने जा रहा था। जिस व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा, बंटी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। अभागा नहीं, कमजोर था बंटी। और वही क्या कमजोर था, यह सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बंटी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बंटी के साथ आई थी, बंटी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी, बंटी कहाँ बाहर आया। बंटी बाहर आया। चंदर ने उसे देखकर दंग रह गया। बंटी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन के बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बंटी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ से आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो।
चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बंटी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है, कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बंटी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। बंटी तन कर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं, मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है, तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती है, मुझे मिल गई, बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना? बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत, उससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज लाया हूँ, एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ, यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हो गया हूँ ना। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बंटी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे, अंत में बोला, यह बंदूक तो रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बंटी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है, मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज आई। चंदर चौंक उठा, क्या बात है बंटी, देखो तो। बंटी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बंटी बोला और निश्चिंता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बंटी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बंटी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपए उपहार ले लिया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल दी। बंटी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बंटी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा, हूँ, यह भी तुम्हारा दोस्त है? अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बंटी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई, तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बंटी? बंटी ने सिर हिलाया, हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बंटी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बताए देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बंटी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले आई। चंदर ने मन ही में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बंटी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हाफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की, यह डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बंटी,
16 आने मानता हूँ। चंदन ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदर ने पूछा। सी होठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बंटी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी। शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझसे शादी करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदा चुप बैठा सोच रहा था। कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे हैं। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या दूं इसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूं। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया। मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर। बंटी बहुत गंभीर बनकर बोला, इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज को ज्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है तो उसकी जिंदगी में नहीं होता जो उसकी जिंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने, और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर पे से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है उसे एक नया पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो उसकी शादी मत करा देना तो उसकी शादी करा देना। या लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ, बंटी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बंटी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बंटी की बातें, कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिप गए। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 15 में।